बच्चों हम कर रहे हैं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी रेफर की थी पिछली बारी भी, और दिस टाइम ऑल्सो वी आर रेफरिंग एनसीईआरटी ऑल्सो ओनली। टुडेज लेक्चर 166 एंड पेज नंबर इज 74 in your geography textbook. So the topic is aluminium smelting. What do you mean by aluminium smelting? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग मतलब कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, ठीक है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना। हमारा इंडिया में जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का काम है, मतलब ये सेकंड इम्पॉर्टेंट मेटल इंडस्ट्री है, ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटालर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। क्या फ़ायदे हैं एल्यूमिनियम के? इट इज़ लाइट, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलिएबल एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स। और एल्यूमिनियम के क्या यूजेज हैं? इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, वायर्स। एल्यूमिनियम स्टील की जगह ले चुका है। क्यों? इसने मतलब इसकी जो खूबियां हैं, जो आपने ऊपर एडवांटेजेस पढ़े कि ये गुड कंडक्टर है, रेजिस्टेंट टू करोजन है, इसने किस किस को रिप्लेस किया है एल्यूमिनियम ने? इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं? ओडिशा में, वेस्ट बंगाल, केरला, ठीक है, ये देन यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। इंडिया ने 2008-2009 में 15.29 एल्यूमिनियम मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया था। एल्यूमिनियम मिलता है अगले दो स्टेप से मिलता है। सबसे पहले बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट में से एल्यूमिना मिलता है जिसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और उस एल्यूमिना से हमें एल्यूमिनियम मिलता है फाइनली। तो अगर आप देखो एल्यूमिनियम के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है बॉक्साइट, मतलब बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम मिलता है। बॉक्साइट रॉ मटेरियल है जो कि यूज होता है फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल. The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminium. इसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। अगर ये इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी है तो दो चीज़ें चाहिए। अगर मेटालर्जिकल इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी है इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, और आपको रॉ मटेरियल कम दामों पे मिलता रहे वैसा चाहिए, ठीक है। फिर इंडस्ट्री आपकी अच्छी चलेगी। पेज नंबर 75 ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये था मेटालर्जिकल इंडस्ट्री जो कि है हमारी एल्यूमिनियम। अब केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है हमारी इंडिया में। केमिकल इंडस्ट्री 3% जीडीपी में देती है। इट इज़ द थर्ड, केमिकल इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में और 12th है वर्ल्ड में। केमिकल इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी आती हैं, स्मॉल स्केल भी, मतलब जो लार्ज स्केल मतलब जो ज़्यादा पैसे की लागत से बनती हैं। रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सेक्टर्स। इनऑर्गेनिक क्या है? इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फरिक एसिड यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक, प्लास्टिक, एडेसिव्स, पेंट्स, डाइज, नाइट्रिक एसिड, alkali, soda ash used to make glass. These industries are widely spread all over the country, ठीक है। मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जीडीपी में 3% देती है। थर्ड लार्जेस्ट एशिया में है केमिकल इंडस्ट्री जो हमारी इंडिया में है, और 12th प्लेस पूरे वर्ल्ड में है। मतलब अगर हम साइज़ की बात करें, लार्ज और स्मॉल दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसी के अंडर आती हैं। और रैपिड ग्रोथ देखा गया है इनऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक में भी, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या बनता है? इनऑर्गेनिक सेक्टर में आप सल्फरिक एसिड का यूज़ होता है और फिर सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह बनते हैं। एंड ऑर्गेनिक होता है रिलेटेड टू नेचर होता है, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके कुछ किया जाता होगा।
अच्छा, नीचे उन्होंने लिखा ही है, ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, synthetic rubber, plastic, dye, stuffs, drugs, pharmaceuticals. Organic chemicals are located near oil refineries or petrochemical plants. इनऑर्गेनिक में सल्फरिक एसिड यूज होता है, ठीक है। ये केमिकल इंडस्ट्रीज में इनऑर्गेनिक में सल्फरिक एसिड यूज होता है और ऑर्गेनिक में पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं। पेट्रोकेमिकल से क्या बनाया जाता है? सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक, डाइस्टफ्स, ड्रग, फार्मास्यूटिकल्स। और ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफिनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। सो ये कहाँ लोकेट किए जाते हैं? क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स का कांस्टेंट यूसेज होता है, तो ये कहाँ लोकेट होते हैं? ऑयल रिफिनरीज में। केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, खुद ही अपना कंज्यूमर है। कैसे? क्योंकि बेसिक केमिकल्स होते हैं वो प्रोसेस करने पड़ते हैं ताकि दूसरे केमिकल्स बनाए जा सकें, और उसी जो केमिकल्स ये लोग बनाते हैं वही इंडस्ट्री में काम आते हैं, एग्रीकल्चर में, या डायरेक्टली बेचे भी जाते हैं। तो मतलब इनका जो बनाया हुआ केमिकल ये लोग खुद भी यूज़ करते हैं, तो ये खुद के खुद बड़े कंज्यूमर हैं। कहाँ कहाँ ये केमिकल्स यूज़ होते हैं? एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केट्स में, ठीक है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। सो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री क्या है? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, आपको पता है फर्टिलाइज़र्स का यूज़ आप प्लांट्स वगैरह की अच्छी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हो। सो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स जैसे कि इसके अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, अमोनियम फॉस्फेट, सो ये सारे फर्टिलाइज़र्स मतलब बनते हैं, ठीक है। द थर्ड, पोटैश इज एंटायरली इम्पोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियल यूजेबल पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। ये जो थर्ड हमने नाम लिया पोटेशियम का, ठीक है, द थर्ड पोटैश, ये जो है ये कंज्यूम is entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash. इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का, तीसरा नंबर इंडिया प्रोड्यूस करती है। टोटल 57 फर्टिलाइजर्स यूनिट्स हैं और 29 यूरिया की हैं, 9 अमोनिया की है, 68 छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग फर्टिलाइजर्स अलग अलग फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब 10 गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाले इंडस्ट्रीज हैं फर्टिलाइजर्स, और एंड 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजीरा इन गुजरात अंडर द, एक कोऑपरेटिव सेक्टर द्वारा भी चलाई जाती है। कोऑपरेटिव में आपने पढ़ा था ना कि भाई मालिक और मजदूर दोनों मिलके चलाते, वैसा कुछ। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब जब प्लांट्स और ये बहुत अच्छी हरियाली खुशहाली आई थी, आपने पढ़ा है 9th में इसके बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब हरियाणा साइड आया था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फसल उगी थी, किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ था। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद द इंडस्ट्री एक्सपांडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तब इसके बाद ये जो इंडस्ट्री है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई। गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला में कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हाफ द फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। मतलब इसके बाद ये कौन कौन से स्टेट्स आधे से ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं? गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला। और बाकी कौन कौन है? सो बाकी ये स्टेट्स हैं जो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। नाउ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री आपको पता है सीमेंट किस काम आता है? कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। सो इसमें हैवी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। सीमेंट इंडस्ट्री में किस किस का काम होता है?
कोल भी लगता है, पावर भी, मतलब इतना लाइट वगैरह भी लगती है, और रेल ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ होता है। और सीमेंट इंडस्ट्री स्पेशली कहाँ सेटअप की गई है? गुजरात में। सीमेंट इंडस्ट्रीज एक स्ट्रेटजी के तहत गुजरात में सेटअप की गई हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज से नज़दीक पड़ता है। ठीक है। सो द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात। मतलब सीमेंट इंडस्ट्री के प्लांट्स आपको गुजरात में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि सूटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन, सीधा उनका माल गल्फ कंट्रीज में पहुंचाते हैं। पहला द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904। 1904 में पहला सीमेंट प्लांट बना था। इंडिपेंडेंस के बाद ये सीमेंट इंडस्ट्री एक्सपांड हुई और प्राइस को कंट्रोल करा गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 90 एंड अदर पॉलिसी डायरेक्ट द सीमेंट टू मेक रैपिड स्ट्राइड्स इन कैपेसिटी प्रोसेस्ड। फिर ये सीमेंट इंडस्ट्री डेवलप कैसे हुई? प्राइस को कंट्रोल किया गया, मतलब प्राइस कम करा गया, और मतलब अच्छे से बांटे गए यूनिट्स 1989 में। और भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने डेवलप की, जिसकी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री पॉजिटिवली ग्रो हुई हमारी इंडिया में। देयर आर 128 लार्ज प्लांट्स। सीमेंट इंडस्ट्री की 128 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं एंड 332 मिनी सीमेंट प्लांट्स। इंडिया प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ सीमेंट। हमारा क्वालिटी बढ़ता जा रहा है सीमेंट का दिन ब दिन। सो मार्केट अच्छे से मिल रहा है ईस्ट एशिया में, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया। इंडस्ट्री में तो सीमेंट की हमारी कंट्री में तो सीमेंट की डिमांड है, ये बाहर के देशों में भी है। ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करो, अगर आप प्रोडक्शन की बात करो, अभी डोमेस्टिक डिमांड अभी भी कम है। सो उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और सप्लाई भी बढ़ाएं इसकी, ताकि इंडस्ट्री सस्टेन कर पाए। ठीक है। इसके बाद है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो ऑटोमोबाइल रिलेटेड टू व्हीकल्स। सो ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो ऑटोमोबाइल मतलब पैसेंजर ट्रांसफ़र के लिए और चीज़ों के ट्रांसफ़र के लिए होने वाले व्हीकल्स जो यूज़ होते हैं। ये इनके एग्जांपल्स हैं ट्रक, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर, ये सारे। लिबरलाइजेशन के बाद जो नए मॉडल्स आए सब, मतलब जो लिबरलाइजेशन क्या है? एक पॉलिसी थी जिसमें जो मार्केट है लिबरल किया गया। गवर्नमेंट ने जो स्ट्रिक्ट वो थी, जो व्यापारियों के लिए स्ट्रिक्ट कानून थे, उसको थोड़ा हल्का किया था, उसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो नए मॉडल्स आए। मतलब ऐसे था फॉरेन से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे टर्म्स कंडीशंस थे। तो लिबरलाइजेशन आया तो सरकार ने थोड़ा नरमी बरती, मतलब बाहर से अब एक्सपोर्ट वगैरह होने लगा, तो नए मॉडल्स आए उस टाइम। तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ हुई इंडस्ट्री की। और क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स, मतलब 15 साल में ही इस इंडस्ट्री ने इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स। जो बाहरी देश हैं वो भी अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखोगे बहुत सारे प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, कार वगैरह के लगते हैं दिन ब दिन, बड़ी बड़ी कंपनीज के। सो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी लाई और उन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट किया। अगर आप अभी देखो 15 मैन्युफैक्चरर्स हैं पैसेंजर कार के, 9 कमर्शियल व्हीकल्स के हैं, 14 2 and 3 व्हीलर्स के हैं। इंडस्ट्रीज़ कहाँ लोकेटेड हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, द इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु। सो इस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप कर रही है। इसके बाद हम देखेंगे आईटी। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है।
सो आईटी इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो बहुत प्रोडक्ट्स कवर करती है, ठीक है। टेलीविज़न से लेके, टेलीफोन से लेके, सेलुलर, टेलीकॉम, पेजर्स, रडार्स, कंप्यूटर्स, ठीक है। ये टेलीकम्युनिकेशन में ये सब आ गया। बेंगलोर एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बना है, आप सबको पता भी होगा, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु बोलते हैं। सो बेंगलुरु हैज़ इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। और बाकी कौन कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। 2010-2011 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो थे इंडिया के 46 लोकेशंस में ओपन हुए, अलग अलग सेंटर्स में। पर ज़्यादा बेंगलोर और नोएडा, मुंबई, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों में ही कंसंट्रेशन रखा गया आईटी का। इस इंडस्ट्री की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अच्छा हुआ है, मतलब रोज़गार भी मिला है लोगों को। अब आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमन, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री में वुमन सेफली काम कर रही हैं। और ये इंडस्ट्री एक फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है पिछले लास्ट कई सालों से, बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ सेक्टर की वजह से। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज earner in the last 2-3 years because of its fastest growing business process outsourcing BPO sector। BPO सेक्टर आपको पता होगा, आउटसोर्सिंग सेक्टर। इसमें क्या होता है, हमारे इंडिया में जो है लेबर सस्ता है, मतलब किसी भी तरह से, इवन एजुकेशन फील्ड, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तो फॉरेन के हिसाब से हमारा सस्ता है। तो ये क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, जो फॉरेन बेस्ड कंपनीज हैं वो इंडियन एम्प्लॉयज़ हायर करती हैं। मतलब जो भी फ़ोन पे या इंटरनेट पे जो भी काम होता है तो किसको पता कौन बैठा है सामने, तो वो उनको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, उनको एक्सेंट सिखाते हैं, अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट सिखाते हैं, थोड़ी ट्रेनिंग दे के फिर वो उनको डायरेक्ट कॉल पे लगा देते हैं। मतलब एक इंडिया में बैठा हुआ इंसान लंदन के किसी इंसान से बात करता है, किसी कंपनी का कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव बन के, मतलब सामने वाले को पता नहीं है कि मैंने इंडिया में इस इंसान से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनको नाम भी शायद दूसरा दिया जाता है। सो बीपीओज बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है आईटी सेक्टर में, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयज़ सस्ते हैं। फॉरेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पर यहाँ एम्प्लॉयज़ से 7-7, 8-8 घंटे काम लिया जाता है। तो ये एक बूमिंग, यहाँ पे मेहनती भी हैं लोग और पैसा भी कम लगाना पड़ता है। सो बीपीओ सेक्टर के लिए आउटसोर्स किए जाते हैं यहाँ के एम्प्लॉयज़, पैसे वहाँ से आते हैं, सैलरी उनको वहाँ से मिलती है और ये लोग सर्विस भी वहीं देते हैं, पर फ़ोन से, इंटरनेट से, इस तरह से। So continuing growth in the hardware and software is a key to success of IT industry। इसके बाद है हमारे पेज 76 पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। अब इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, हमने कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ पढ़ी। सो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। और पर जो ये पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, लैंड की, वाटर की, एयर की, नॉइज़ की, वो आप मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन भी हो रहा है। सो इंडस्ट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं 4 तरह के पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। 4 तरह का पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज से होता है। सो इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर, वाटर, लैंड, नॉइज़, ठीक है। जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसमें थर्मल पावर प्लांट्स भी आते हैं। द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है।
सो अब एक एक पॉल्यूशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। पहले तो एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? इट इज़ कॉज इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल गैसेस। बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स हैं, ये दोनों सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक दोनों कंटेन करते हैं। और स्मोक भी एमिट होती है केमिकल और पेपर फैक्ट्री से। फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, उसमें बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। गैसेस लीक होती हैं। और आप लोगों को तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, आज भी भोपाल में उस दिन ब्लैक डे मनाया जाता है। ठीक है, आज भी छुट्टी दे दी जाती है उस दिन। सो ये भी गैस लीकेज का एक बहुत बड़ा मामला था, काफ़ी लोग मारे गए थे। सो एयर पॉल्यूशन तो आपको पता ही है कितनी डेडली है ह्यूमंस के लिए। देन वाटर पॉल्यूशन है। सो वाटर पॉल्यूशन भी ऐसे ही है, इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट बहा देती हैं। और जो पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, डाइंग इंडस्ट्रीज़, पेट्रोलियम, इन सब मतलब हर इंडस्ट्री ये करती है। ठीक है, सो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन भी है। थर्मल पॉल्यूशन में, थर्मल पॉल्यूशन तो थर्मल मतलब हीट बोल सकते हो। ठीक है, सो ये कब होता है? जब फैक्ट्री से गरम गरम पानी बहाया जाता है नदियों में बिना ठंडा किए। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का ये जो वेस्ट है, इससे कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई वो पानी पी ले, कैंसर हो सकता है। बच्चा जन्मजात से किसी डिफेक्ट से पैदा हो सकता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी पी ले, उसका मिसकैरेज हो सकता है। तो मतलब ये जो थर्मल पॉल्यूशन है, ठीक है, ये ज़्यादातर गर्म पानी फेंकते हैं, तो वो जो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका होता है। ठीक है, तो वहाँ से ये जो ऐसे ये पानी तो इतना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कई ऐसे हैं जो सिर्फ रिवर के वाटर पे, आज भी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो आज भी नदियों का पानी पीती हैं। तो ऐसे जहरीले पानी से ये लोग मतलब बीमार कर रहे हैं इन कम्युनिटीज़ को। इसके बाद है नॉइस पॉल्यूशन। सो नॉइस पॉल्यूशन पता ही है, इससे आपको इरिटेशन भी होता है और गुस्सा भी आता है। बहरे भी हो सकते हैं, हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और भी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अनचाही आवाज़ हमेशा आपको परेशान करती है और आपको स्ट्रेस भी देती है। सो नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे होती है? तो आए दिन कंस्ट्रक्शंस होते हैं या फैक्ट्रियों में जो मशीनें चलती हैं उनकी आवाज़ होती है। ठीक है, ड्रिल मशीनों की आवाज़। सो ये सब कारण है नॉइज़ पॉल्यूशन के। अब कंट्रोल कैसे करना है? ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो every liter of waste water discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water। मतलब 1 लीटर जो खराब पानी छोड़ती है ना फैक्ट्री, उससे 8 गुना ज़्यादा पानी खराब करती है वो। तो कैसे हम रोक सकते हैं? सो सजेशंस आर मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेट्स। हो सके तो पानी का कम इस्तेमाल करें, एक ही पानी घड़ी घड़ी यूज़ करके फिर लास्ट में बहाएं। सो वो कम यूज़ करेंगे तो वेस्ट भी कम निकलेगा। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। हम लोग पानी इकट्ठा कर सकते हैं जिससे पानी की कमी ना आए। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 phases। मतलब ये जो गर्म पानी बहाया जाता है नदियों में, उसको पहले ट्रीट करना चाहिए, मतलब उसको साफ़ करके फिर फेंकना चाहिए। 3 तरीक़ों से इसे साफ़ करते हैं। पहला तरीका, मतलब ये जो ट्रीटमेंट किया जाता है, पहला तरीका प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स। दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग
फ्लॉक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं प्राइमरी मेथड। फिर सेकेंडरी मेथड है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से कर सकते हो। टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, सो इससे क्या होता है, जो वेस्ट वाटर है वापस रिसाइकल हो जाता है। ठीक है, मतलब वापस यूज़ करने के लायक हो जाता है। तो ये 3 तरीके हैं कि आप ट्रीट कर सकते हो, मतलब ट्रीट करना इन द सेंस आप ये जो पानी है उसमें से गंदगी वापस निकाल सकते हैं। हम आजकल जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ग्राउंड वाटर एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब उन लीगली कुछ उनके लिए एक्शंस ले सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर अगर ख़त्म हो गया पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी एक मेन सोर्स होता है पानी का। इसके अलावा जो हवा में जो ये गैसेस हैं इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं फैक्ट्रीज में ही कुछ स्मोक का कुछ प्रबंध करके। फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं या सेपरेटर्स। ठीक है, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ करके हम स्मोक का जो निकाल है हम फैक्ट्रीज में ही कर सकते हैं, तो ताकि वो बाहर आके हमको मतलब हवा में ना फैलें। स्मोक्स कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल। कोयला जो है, कोल जो है स्मोक का एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कारण है। स्मोक बहुत कोयले से बहुत छूटती है। सो ऑयल और गैस यूज़ कर सकते हैं हम कोल की जगह फैक्ट्रीज में। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैन बी यूज एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विथ साइलेंसर्स। नॉइस पॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, और साइलेंसर वाले हम इक्विपमेंट्स यूज़ करें और ऐसी मशीनरीज डेवलप करें जिनसे एफिशिएंसी ज़्यादा मिले और नॉइस कम। हम नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स भी लगा सकते हैं फैक्ट्रीज की दीवारों पे खुद भी। ठीक है, और ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो उनको भी बहरे हो सकते हैं वो लोग भी। ईयर प्लग्स यूज़ करें, ईयरफोन्स यूज़ करें ताकि उससे वो बच सकें उस आवाज़ से। Sustainable development requires integration of economic development with environmental concerns. Sustainable development का मतलब इसका मतलब होता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी चीज़ें रखनी है हमें और आज की जनरेशन की भी नीड्स पूरी करनी है। ठीक है, मतलब फ्यूचर जनरेशन्स के भी लिए छोड़ना है। सो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। सो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छूटे, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो सोचना ही है, पर इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचना है। ठीक है, सो ये एक चैलेंज ही है हमारे लिए कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़ना है। तो NTPC शोज द वे। अब ये जो हमने एक चैलेंज की बात करी, NTPC ने उसका रास्ता दिखा है। NTPC इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। सबसे बड़ा पावर प्रोवाइड करने वाला एक कॉरपोरेशन है इंडिया का NTPC। इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001। ये कुछ कोड है और इसके पास इसका सर्टिफिकेशन है। इस कॉरपोरेशन का काम क्या है, ये कॉरपोरेशन इसका एक अप्रोच है जिसमें वो नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाने का काम करती है, वाटर रिसोर्सेज को बचाने का काम करती है, ऑयल को, गैस को, फ्यूल्स को। ठीक है, फिर ये पावर प्लांट्स भी सेटअप करती है। जहाँ सेटअप करती है वहाँ इन्वायरमेंट, वाटर, ऑयल, इन सब का भी ध्यान रखती है। ठीक है, सो NTPC इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। It has ISO certification for EMS, Environment Management System 14001. Corporation has a proactive approach for preserving natural environment and resources like water, oil, gas and fuels in places where it is setting up power plants. ठीक है, सो ये कैसे पॉसिबल हो पाया,
ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एक्सिस्टिंग इक्विपमेंट। कैसे ये पॉसिबल हो पाए, ये जो एनटीपीसी है वो कैसे अपना काम कर पा रही है। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एक्सिस्टिंग इक्विपमेंट्स। सो ये एनटीपीसी कैसे काम कर पा रहे हैं, हम जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरीज वगैरह हैं, उसका अगर हम राइट यूसेज करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में राइट यूसेज करें, लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ करें और अपग्रेड करें हमारे सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, सो हम एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और इन्वायरमेंट को भी सेफ रख सकते हैं। वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज करें, जो ऐश वगैरह रिलीज होती है वो यूज़ कर लें। ग्रीन बेल्ट्स, आपने ग्रीन बेल्ट्स पढ़ा था ऑलरेडी, 8th में पढ़ा था आपने कि ग्रीनरी से हम लोग भाई ये सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करें। इसके बाद जो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करें, इकोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू इकोलॉजी, रिलेटेड टू नेचर, उसको चेक करें, रिव्यू करते रहें कि भाई कोई नुकसान तो नहीं है इससे, मतलब जो हमारी फैक्ट्री से। सो ये सब करके हम लोग ये जो एनटीपीसी है उसका रास्ता आसान कर सकते हैं। सो ये सब है। सो क्या क्या कर सकते हैं हम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, minimizing waste generation by maximizing ash utilization, providing green belts for nurturing ecological balance and addressing question of special purpose vehicles for afforestation, then reducing environment pollution through ash pond management, ash water cycling, liquid waste management, ecological monitoring reviews and online database management for all power stations। so इस तरह से हम लोग एनटीपीसी का बताया रास्ता अपना सकते हैं और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। सो वी विल डू एक्सरसाइज नाउ। फर्स्ट वी आर डूइंग एमसीक्यूज। एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन 1 पेज 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री लाइमस्टोन यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल, मतलब पहला कच्चा माल, कच्चे माल के तौर पे रॉ मटेरियल कौन यूज करती है। सो रॉ मटेरियल लाइमस्टोन कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है। देखो शुगर तो शुगर केन यूज करती है, फिर एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनता है। ठीक है। सो अब रहा सीमेंट और जूट। सो इसमें से डिसाइड करो कि कौन जो है लाइमस्टोन यूज करता है। सो जूट भी देखो एक क्लोथ रिलेटेड है, वहां लाइमस्टोन कहाँ यूज होगा, सो सीमेंट ही रहा। ठीक है, ऐसे सोच के सीमेंट होगा। सेकेंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। इनमें से स्टील के लिए कौन सी इंडस्ट्री है। सो फुल फॉर्म हमने पढ़े थे। सो स्टील के लिए है SAIL, सेल। ठीक है। फिर थर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट। ठीक है, ये आया बॉक्साइट, तो ये मैंने एल्यूमिनियम अभी पढ़ाया था, मतलब स्टार्ट ही इसी से किया था आज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन कंप्यूटर, अगेन IT। ठीक है, टेलीफोन कंप्यूटर। सो कौन सी इंडस्ट्री है, सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग, टेलीफोन कंप्यूटर IT नहीं होगा, एक सेकेंड लेट मी सी। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करना है। सो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो आउटसोर्स नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। सो इलेक्ट्रॉनिक। सो इसके बाद ये क्वेश्चन 2 है, आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं, मतलब 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं, मीन्स 2-3 लाइन्स में आपको इसको आंसर करना है। ठीक है। So what is manufacturing? First question, what is manufacturing? So manufacturing is the production of goods in large quantities after processing raw materials into ready to use more valuable products। ठीक है। So goods का प्रोडक्शन करना बड़ी मात्रा में और रॉ मटेरियल्स को यूज करके। ठीक है, so that is called manufacturing।
नेम एनी 3 फिजिकल फीचर्स फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। अगर कोई इंडस्ट्री लोकेट करनी है, कौन से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या 3 चीज़ें चाहिए? सो रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। देन नेम एनी 3 ह्यूमन फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। 3 ह्यूमन फैक्टर्स इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। सो ये ह्यूमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, पैसा, मार्केट और लेबर। व्हाट आर बेसिक इंडस्ट्रीज? बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? सो बेसिक इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज दैट सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज को बेचती है, ठीक है। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसमें। सीमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं? एक तो हमने अभी एमसीक्यू में ही पढ़ा। सो लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, ये सब यूज होते हैं सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। इसके बाद हम पढ़ेंगे 120 वर्ड्स, ठीक है। सो 120 वर्ड्स में क्वेश्चन 3 है, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 120 वर्ड्स, ठीक है। 120 वर्ड्स में आंसर करना है हमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम मिनी स्टील प्लांट्स? छोटे स्टील प्लांट से ये जो बड़े स्टील प्लांट्स हैं वो अलग कैसे हैं? स्टील इंडस्ट्री कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही है, और क्या ऐसा अभी अभी हुआ है कि जिससे स्टील इंडस्ट्री अभी प्रोडक्शन बढ़ा है उसका? सो कारण क्या है? पहले तो डिफरेंस क्या है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और मिनी स्टील प्लांट के बीच में, ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है और इसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़ी है, ये 3 सवालों के जवाब देने हैं। डिफरेंस देखें, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, सो दीज आर लार्ज इन साइज, हैंडल एवरीथिंग अंडर वन रूफ। इंटीग्रेटेड मतलब सब कुछ एक ही जगह पे, सारा भाई रॉ मटेरियल से लेके प्रोसेसिंग से लेके फिनिश प्रोडक्ट की पैकेजिंग तक सब। सो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में एक ही जगह आपको सब मिल जाएगा। मिनी स्टील प्लांट्स क्या है? दीज आर स्मॉलर इन साइज, मतलब यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर मिलेगा, या तो भाई रॉ मटेरियल का प्रोसेस होगा या तो कोई बीच वाला प्रोसेस होगा वैसा। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, फॉर सॉर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एवरीथिंग इज डन इन अ चेन इन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। मैंने अभी अभी ऊपर भी यही बात कही, इसका साइज बड़ा है मतलब ये हैंडल भी सब कर सकता है। मिनी स्टील प्लांट्स में क्या है? These usually have an electric arc furnace and use steel scrap and sponge iron as raw material. मिनी स्टील प्लांट्स में क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होती है और ये लोग स्टील का कचरा और आयरन, स्पॉन्ज आयरन को एज अ रॉ मटेरियल, मतलब यहाँ इसमें कुछ एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, इसमें सब कुछ होता है स्टील प्लांट्स में। एट प्रेजेंट देयर आर 10 मेजर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया। अभी अगर हाल की बात करो तो 10 मेजर इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं इंडिया में, और मिनी स्टील प्लांट्स 200 हैं, 200 से ज़्यादा। मतलब ये आप सोचो खाली 10 हैं, सो कितनी लागत से बनते होंगे, मतलब कितना पैसा लगता होगा इनको बनाने। और जबकि ऐसे ही छोटे मोटे भाई कहते हैं ना स्क्रैप का यूज़ करके, सो ये ऐसे 200 से ज़्यादा हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है? स्टील इंडस्ट्री क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है? सो 4 प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। कौन सी 4 प्रॉब्लम्स हैं इस इंडस्ट्री की? सो फर्स्ट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये जो बिल्डिंग्स वगैरह या मशीनरी वगैरह, ठीक है, वो अभी डेवलप्ड नहीं है। लो एफिशिएंसी ऑफ द वर्क फोर्स, काम करने वाले उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे। कोल की अवेलेबिलिटी कम है, कोल इसमें चाहिए होता है, कोल की अवेलेबिलिटी कम है। इस इंडस्ट्री को एनर्जी भी उतनी नहीं मिल रही है जितनी इसको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये 4 इसके प्रॉब्लम्स हैं। अभी इंडस्ट्री ने अभी कैसे तरक्की की है, ये स्टील इंडस्ट्री अभी कैसे डेवलप हुई है, तो रीसेंट डेवलपमेंट। सो पहला है, अभी लिबरलाइजेशन के बाद और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री को डेवलपमेंट मिला है। सो सबसे मेन मुख्य कारण क्या है? द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
और अभी ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाना या भाई ढंग से एक परफेक्ट मशीनरी वगैरह, ठीक है। इंडिया इज नाउ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। सो इंडिया अब अच्छे से स्टील प्रोड्यूस कर सकता है। इंडस्ट्रीज जो हैं वो पॉल्यूट करती हैं इन्वायरमेंट को, एयर वाटर और लैंड को पॉल्यूट करके। और अच्छा, तीसरा क्वेश्चन भी है इसका। दूसरा क्वेश्चन इसका है कि भाई ये इंडस्ट्रीज पॉल्यूट कैसे कर रही हैं इन्वायरमेंट। सो इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट बाय पॉल्यूटिंग एयर वाटर लैंड। पॉल्यूट कर रही हैं एयर को, वाटर को, लैंड को पॉल्यूट करके। ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करती हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन करके। सो कैसे पॉल्यूट कर रही हैं? लैंड पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से। सो लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। और भी हैं, मतलब ये फर्टिलाइजर्स वगैरह जो यूज़ करती हैं इंडस्ट्रीज। सो सम अदर कॉमन पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डाई, सोप्स। फिर नॉइज़ पॉल्यूशन करती हैं ये इंडस्ट्रीज। तो 4 तरह के पॉल्यूशंस करती हैं, लैंड, एयर, वाटर और नॉइस, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट ख़राब कर रही हैं। सो हम ये इन्वायरमेंट का ख़राब होना मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। सो ए, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रिसाइकलिंग। वाटर का जो यूसेज है, वाटर को रिसाइकल करो, रेन वाटर को हार्वेस्ट करो और उनको नदी में बहाने से पहले, एफ्लुएंट्स को बहाने से पहले ट्रीट करो। और एयर में ये जो हवा जा रही है ख़राब, उसको रोको, ठीक है। सो ये इस तरह से ये आप 4 चीज़ें कर सकते हो जिससे आप इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने से बचा सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। तो हमने एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। पहला था कि इंटीग्रेटेड और मिनी स्टील प्लांट्स में डिफरेंस क्या है, तो हमने बीच में डिफरेंस वाली लाइन ड्रॉ करके दोनों का डिफरेंस लिखा। फिर प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रही है इंडस्ट्रीज, तो हमने लिखा भाई जो 4 प्रॉब्लम्स हैं। और रीसेंट डेवलपमेंट किसकी वजह से हुआ है, FDI और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लिबरलाइजेशन पॉलिसी। सो ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकेंड है हाउ इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रीज कैसे पॉल्यूट करती हैं, तो उसके 4 हमने पॉल्यूशन के नाम लिखे, लैंड, एयर, वाटर और नॉइस। चारों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज डिग्रेड कर रही हैं इन्वायरमेंट को, उसको कैसे रोक सकते हो। सो उसको भी हमने देखा, उसके भी 4 हम रीजंस लिख सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट में सिंपली आपको डिफरेंस लिखना है, प्रॉब्लम फेस कर रही है इंडस्ट्री और उसके डेवलपमेंट्स। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे पॉल्यूशन हो रहा है, सो लैंड, एयर, वाटर, नॉइस। थर्ड आपसे पूछ रहा है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है तो क्या कर सकते हो, तो ये 4, ठीक है। सो आप ये एक्सरसाइज भी करना। सो जस्ट डू द एंटायर चैप्टर, जो पॉइंट्स टिक कराए हैं, just write them properly in your notebook. Do this entire exercise and write it also in your notebook. यहाँ एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। On the given political map of India, mark and label the following with appropriate symbols. So first, भद्रावती स्टील प्लांट, आयरन एंड स्टील प्लांट इन कर्नाटक। कर्नाटक में भद्रावती स्टील प्लांट कहाँ आया, सो ये 2013-18 में आया हुआ है। सो भद्रावती कर्नाटक, इसने कर्नाटक बोला है, सो कर्नाटक स्टेट ये रहा, ठीक है। सो दिस इज योर कर्नाटक स्टेट। सो यहाँ आया भद्रावती, ठीक है। सो आपको अगर कर्नाटक पता है सो भद्रावती तो पता ही होगा। इसके बाद मोहाली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये मोहाली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सो मोहाली कहाँ आया, मोहाली आपको पता है ऊपर पंजाब साइड आया। सो ये रहा आपका मोहाली, ठीक है। इसके बाद बोकारो स्टील प्लांट है, 3rd नंबर है आपका। बोकारो स्टील प्लांट को लोकेट करना है। सो ये रहा आपका बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। इसके बाद आपको मुंबई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मुंबई की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेट करनी है। सो ये आपकी
मुंबई, ठीक है, ये रही गुजरात के थोड़ा नीचे मुंबई। इसके बाद आपको सालेम आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेट करना है। सो सालेम आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ आया? सो ये रहा आपका सालेम, ठीक है, साउथ में आया। सो इस तरह से ये सारे स्टील प्लांट्स को आपको लोकेट करना था, ठीक है। इसके बाद देखो ऐसा ये क्वेश्चन और है। सो अगर आप इसको थोड़ा ट्विस्ट करके, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आइडेंटिफाई द लोकेशंस मार्क्ड ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ डिटेल्स गिवन बिलो। अब कौन सी लोकेशन क्या है उसको आइडेंटिफाई करो। सो आपको नाम लिखना है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन गुजरात, ये फर्स्ट तो बताओ ये कौन सी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? तो ये आपको नाम लिखना है। सो ये क्या है? सूरत, सूरत में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। सॉफ्टवेयर पार्क इन राजस्थान, राजस्थान, पहले तो राजस्थान पता होना चाहिए। सो राजस्थान ये हुआ। सो राजस्थान में सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ आया? जयपुर में। फिर क्या पूछ रहा है? थर्ड, आयरन एंड स्टील प्लांट। सो आयरन एंड स्टील प्लांट ये थर्ड है। सो ये थर्ड आयरन और स्टील प्लांट, सो ये है बर्नपुर, BURN, बर्नपुर। इसके बाद फोर्थ है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये फोर्थ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है नोएडा में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सो ये कहाँ आया? कोयम्बटूर में, ठीक है। ऐसे मतलब वो आपको नाम दिए गए हैं, प्लॉट करना है और आपको हिंट दी हुई है और नाम बताने हैं, ठीक है। सो दो तरह से ऐसे मैप इस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट एंडिंग माई चैप्टर हेयर, जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।